हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑन जनरल स्टडी प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर जो कि काफी ज्यादा यूजफुल है। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू यूज। जो टॉपिक रहेगा आज का हमारा, दैट विल बी हाउ टू यूज हेल्पिंग वर्ब। टॉपिक है हमारा हाउ टू यूज हेल्पिंग वर्ब। सेंटेंस को जब आप देखते हैं, जब भी कोई सेंटेंस की बात करते हैं, तो सेंटेंस में हम देखते हैं कि या तो हमारे पास सबसे पहले क्या दिया होता है, सब्जेक्ट दिया होता है। उसके बाद आपके पास हेल्पिंग वर्ब दी होती है इन जनरल, और उसके बाद मेन वर्ब दी होती है। उसके बाद आपके पास अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस दिया होता है, ठीक है, जिसको हम अदर वर्ड्स के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं। तो कोई भी सेंटेंस है उसका बेसिक स्ट्रक्चर ये है। इसके बाद इसमें और भी सारी चीजें ऐड हो सकती है, जैसे कि इसमें आपके पास कंजंक्शन लग सकता है, प्रेपोजिशन लग सकती है, मॉडल वर्ब्स लग सकती है, और साथ ही साथ इसमें आपके जो नाउन है, प्रोनाउन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में से किसी भी वर्ड्स को आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो बात आती है इसके बाद कि किस तरह से सेंटेंस को सही तरीके से बनाएं और किस तरह से इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, जब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की, तो सबसे पहले जब हम सेंटेंस को बनाते हैं, किसी भी वाक्यों को बनाने की बात करते हैं, तो उस वाक्यों में हमें यह बताना होता है कि कौन काम कर रहा है, ठीक है, क्या काम हो रहा है, और कब तक काम होगा, प्लस किसके द्वारा होगा, प्लस, ठीक है, इसके साथ साथ किस उद्देश्य से होगा, ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव्स को भी इसमें शामिल कर लेते हैं। तो ये बातें आप देखेंगे तो ये सेंटेंसेस के आमतौर पर देखने को मिलेगी। बात आती है सब्जेक्ट की। सेंटेंस के अंदर अगर आपको सब्जेक्ट देखना है, तो सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है। मैंने यहाँ पे लिखा राम इज ईटिंग फूड। राम इज ईटिंग फूड, ये मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिख लिया है। तो इसमें सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो फाइनल वर्क हो गया है, यानी कि जो हमारा काम करने का जो उद्देश्य था, उसको देखना है और उससे पूछना कि तुझे किसने पूरा किया। ठीक है, यहाँ पर मेरा खाने का उद्देश्य क्या था। खाने का उद्देश्य मेरा कि जो मैं ईट करना चाहता था, क्या ईट करना चाहता, फूड करना चाहता। आई, अगर मैं बोलूँ राम इज ईटिंग मैंगो, ठीक है, मैंने यहाँ पे मैंगो लिख लिया, तो मुझे जो मेरा खाने का उद्देश्य था वो क्या था, आम खाने का उद्देश्य था। तो अब मैंने इस आम से पूछना है, इस मैंगो से पूछना कि तुझे किसके द्वारा खाया गया है, ठीक है, हु हैज ईटन मैंगो। ठीक है, इसमें क्या डाला मैंने यहाँ पे, हु, कौन, ठीक है, जिसकी मैंने यहाँ पे बात की उसको मैंने यहाँ पर पूछा। तो मुझे पता चला कि मुझे तो राम के द्वारा खाया गया, यानी कि मैंगो को राम के द्वारा खाया गया है। तो यहाँ पे आ गया सब्जेक्ट आपका राम, आइडेंटिफाई हो गया सेंटेंस के अंदर कि आप किस तरह से सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उससे आप पूछेंगे सवाल कि हु हैज डन यू, तो आपके पास आ जाएगा आंसर सब्जेक्ट। उसके बाद इसमें पूछा कि कब खाया है, टाइम क्या था। अगर आपको टाइम के बारे में पता करना है प्यारे बच्चों, तो टाइम के लिए आपको उसमें पूछना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब को। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगी है, इज लगी है, एम लगी है, आर लगी है, तो इसका मतलब कि प्रेजेंट में क्या गया है। ठीक है, और कौन सा प्रेजेंट है, इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, वो आपको हेल्पिंग वर्ब से पता चलेगा। ठीक है, जो कि हम फर्दर स्लाइड्स में पढ़ने की कोशिश करेंगे। अभी हमें यहाँ पर इतना पता चल रहा है कि इज जो हेल्पिंग वर्ब दी गई है, ये कौन सी है, कॉन्टिन्यूस की वर्ब है। ठीक है, इसके साथ साथ डेफिनेटली जो वर्ब आगे मेन वर्ब दी होगी, जो एक्शन वर्ब दी होगी और एक्टिंग वर्ब दी होगी, वो भी सिमिलर टू द कॉन्टिन्यू जो सेंटेंस है हमारे, उसके अकॉर्डिंग दी होगी। तो यहाँ पर आपके पास दिया गया है वर्ब ईट, और इसमें जोड़ दिया गया है जीरन फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी। ठीक है, जो आईएनजी है, दिस इज नॉट ओनली द वर्ड ऑफ आईएनजी, कॉम्बिनेशन ऑफ द अल्फाबेट्स, बट इट इज ऑल्सो कॉल्ड द जीरन फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर आप देखेंगे जीरन फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं। जितनी भी फॉर्म आईएनजी में होगी वो हमारी कौन सी है, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो यहां पर आ गया ईटिंग। ईटिंग का मतलब है कि ये मेरा काम है, ये मेरा क्या है, वर्ब है। ठीक है, तो मेरा काम क्या है, खाने का है। अब खाना तो है, काम तो ले लिया मैंने, पर उसका उद्देश्य क्या है, क्या काम करूंगा मैं, मेरे जो काम करने का उद्देश्य होगा, कुछ ना कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, कुछ ना कुछ एम्स को फुलफिल करने के लिए ही तो मैं काम करूंगा। तो वो है जो या तो फूड हो सकता है या आपका मैंगो हो सकता है। तो दोनों में से आप इसमें से कोई भी अपना उद्देश्य ले सकते हैं। तो उद्देश्य का मतलब हो गया एम, ठीक है, या ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स है वो
आपके है मैंगो खाना या आपका फूड खाना। तो इस तरह से सेंटेंस के अंदर आपके क्या क्या चीजें आई, इसमें आया पहले हु आया, फिर टाइम आया, ठीक है, उसके बाद वर्ब आया, यानी कि जो आपकी एक्शन है वो एक्शन इसमें इंक्लूड की, उसके बाद आपके पास ऑब्जेक्ट आया। तो हमारे पास सेंटेंस में मैंने यही तो बताया, सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब यानी कि टाइम होता है, और वर्ब यानी कि एक्शन होता है, और ऑब्जेक्टिव यानी कि आपके उद्देश्यों या जो भी एम्स है काम करने के वो होते हैं। तो सेंटेंस को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ेंगे हम आगे वाली स्लाइड में। आगे वाली स्लाइड कहती है कि हमारे पास जब टेंसेस दिए हैं, टेंसेस का मतलब है टाइम को समझना। टेंसेस यानी कि काल, काल का मतलब है समय, ठीक है। समय तीन तरह से बांटा गया है, या तो वो वर्तमान है यानी कि उसको हम प्रेजेंट कहते हैं, या वो भूतकाल है जिसको हम पास्ट कहते हैं, या वो भविष्य है जिसको हम फ्यूचर कहते हैं, ठीक है। प्रेजेंट है तो ये आगे और फर्दर पार्ट्स में डिवाइड है। या तो वो प्रेजेंट कैसा है, आपका इंडेफिनेट है। इंडेफिनेट का मतलब है जिसमें पूरी तरह से निश्चितता नहीं बनी है, ठीक है, यानी कि अनिश्चित है। इंडेफिनेट है, वो प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है, उसमें जितने भी काम करेंगे उसका काम जो होगा उसका प्रॉपरली टाइम असेसमेंट नहीं मिलेगा आपको। आपको ये पता नहीं चलेगा कि कब से काम हो रहा था, कब तक होगा, कब फिनिश होगा, कब शुरू हुआ था। तो ये इंडेफिनेट में आएगा। अगर मैं बात करूं सेकंड पार्ट की, तो वो है कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस का मतलब है कि काम शुरू हो चुका है बट अभी एंड नहीं हुआ, उसका उसका अंत नहीं हुआ, और काम जारी है, रुका भी नहीं है, ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूस पार्ट में आएगा। परफेक्ट का मतलब क्या होगा, परफेक्ट का मतलब होगा कि ऐसे काम जिसमें कि आप उनको प्रेजेंट में फिनिश कर चुके हैं। हो सकता है कि उस काम को आप फ्यूचर में और ज्यादा स्टार्ट करो, और या उसको और बेहतर तरीके से करने की कोशिश करो। तो इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में यह है कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूस, ठीक है। जो भी आपका परफेक्ट है और कॉन्टिन्यूस है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है हमारे पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसमें कुछ काम पूरे कर लिए जाते हैं, और कुछ काम जो काम रह गया उसकी प्रोग्रेस भी चली हुई है, और फिनिश भी हो चुका है, और आगे चलता भी रहेगा। तीनों चीजों को ये इंक्लूड करके चलता है। तो इसलिए इन सभी चीजों को परिभाषित तौर पे समझना जरूरी था, यानी कि वी हैव टू डिफाइन इट इन द प्रॉपर मैनर। अब आती है बात हेल्पिंग वर्ब को यूज करने की, जो हमारा मेन टॉपिक है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मैंने बताया कि जो भी हेल्पिंग वर्ब है, या आप इसको सेमी वर्ब भी कह सकते हैं, आप इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं, ठीक है। ये सभी तरह का जो भी वर्ड है, इनका काम है समय को बताना, ठीक है, टाइम बताना, प्लस ये सेंस भी बनाते हैं सेंटेंस के अंदर, प्लस ये उसके अंदर सेंटेंस के अंदर ये भी आपको बताने की कोशिश करेंगे कि जो आपका सेंटेंस को बोलने की जो भाषा है, या उसका जो बोलने का तरीका है वो कैसा है, ठीक है। ये इसमें बताएगा कि इज इट ऑर्डर, इज इट पोलाइटनेस, इज इट एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एटसेट्रा। तो ये सारा कि इधर इट इज क्वेश्चनिंग और नॉट क्वेश्चनिंग, कंफर्मिंग थिंग्स और नॉट कंफर्मिंग थिंग्स। तो ये सारी चीजें हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से हमें पता चलती है। अब आप बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग टू द टाइम, क्योंकि हमने जो लास्ट लेक्चर फिनिश किया है वो क्या है, टेंसेस का। और जब हमने टेंसेस को फिनिश किया तो उसके बाद हमें इमीडिएटली सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब को अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर हम इन हेल्पिंग वर्ब को अंडरस्टैंड करेंगे नहीं तो हमारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बनेगी नहीं। आगे वाले टॉपिक जो हमारे हैं उसके लिए हमें इनकी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम इनको अच्छी तरह से समझ लेते हैं, ताकि हम आने वाले जितने भी लेक्चर है उसमें किसी तरह की कोई मिस्टेक ना करें। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा हेल्पिंग वर्ब हमारा टॉपिक का नेम है, और यानी कि हेल्पिंग वर्ब का मतलब है टाइम से, सीधी सीधी बात है, समय को समझना। अगर हम प्रेजेंट की बात करें, ठीक है, तो प्रेजेंट में हमें हेल्पिंग वर्ब जो देखने को मिलती है, चाहे वो किसी भी तरह का प्रेजेंट है, इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूस है, या अदर काइंड्स ऑफ है, ठीक है। अगर देखें तो इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है डू, डज के साथ इज, एम, आर प्लस हैज, है। ये हमारी प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद आता है पास्ट। पास्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो रहेगी डिड, वॉज, वर,
हैड। फ्यूचर की जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? विल, शैल। ठीक है, ये हमारी फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास कुल मिला के इतनी ही है। कितनी हेल्पिंग वर्ब है? या तो है डू, या है डज, या है इज, एम, आर, हैज, हैव। पास्ट की अगर बात करेंगे तो डिड है, वॉज है, वर है, हैड है। फ्यूचर की अगर बात करते हैं तो विल है, शेल है। अब इसको समझेंगे हम बारी बारी कि इनका यूज कैसे किया जाता है। देखिए प्यारे बच्चों, जो हमारा इसका यूज है वो अलग अलग तरीके से किया जाता है। प्रेजेंट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डू, डज, इंडेफिनेट में। प्रेजेंट अगर हम इंडेफिनेट की बात करें तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है? डू और डज। मोस्टली डू और डज हेल्पिंग वर्ब लगती है। बाकी जो अदर रूल है वो मैंने टेंसेस में बता दिया है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ कैसे यूज करते हैं, एस और यस कब लगाना है, कब नहीं लगाना है, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है टेंसेस में, उसको आप वहां पे देख लीजिएगा। जब बात आती है डू की तो इसको हम हमेशा फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन के साथ यूज करेंगे। प्लस इसके साथ साथ हम ये भी इसमें देखने की कोशिश करेंगे कि अगर कभी भी सेंटेंस में प्लूरैलिटी दी हो या प्लूरल हो दिया हुआ, ठीक है, बहुवचन दिया हो, तो उसमें हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब डू लगाएंगे, भले ही वो पार्ट फर्स्ट और सेकंड पर्सन से रिलेटेड नहीं है। यानी कि फर्स्ट पर्सन में हमारे पास क्या आता है? आई। सेकंड पर्सन में आपके पास वी, यू, दे आता है। अगर बात आप किसकी कर रहे हैं? ओनली एंड ओनली अंडरस्टैंडिंग द टेंसेस। और यही स्ट्रक्चर अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो बदल जाएगा। ये स्ट्रक्चर आपका फर्स्ट सेकंड पर्सन के लिए बदल जाएगा। वहां पर ये स्ट्रक्चर ऐसा नहीं रहेगा, वहां पर इसको बदलना पड़ेगा, तब जाके आपको वहां की कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगी। ठीक है, बट अगर हम बात करें यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझने के लिए या टेंसेस को समझने के लिए, तो स्ट्रक्चर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का ऐसा ही रहेगा जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये है आपके पास डू के साथ हम किस तरह से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। डू एज ए हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट के साथ किस तरह से लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग तरीके से हमने इसको यूज किया है। डू को आई के साथ भी लगा सकते हैं, वी के साथ भी लगा सकते हैं, यू के साथ भी लगा सकते हैं, दे के साथ भी लगा सकते हैं। बट अगर मैं बोलूँ कि राम के साथ लगा सकते हैं या श्याम के साथ लगा सकते हैं, तो मैं बोलूंगा कि भाई बिल्कुल नहीं लगा सकते। बट अगर मैं बोलूँ कि राम एंड श्याम अगर दोनों दिए हैं तो लगा सकता हूँ, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल लगा सकते हैं जी, आप इसको उस समय लगा सकते हैं, क्योंकि अब ये प्लूरल बन गए हैं ये, यानी कि दो या दो से अधिक बन चुके हैं। उस समय आप यहाँ पे डू एज अ हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं। और डज किसके साथ लगाएंगे? डज आपके पास है थर्ड पर्सन, यानी कि जो थर्ड पर्सन है उसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब डज का इस्तेमाल करोगे। थर्ड पर्सन कौन है आपके पास? या कोई ही दिया है, शी दिया है, इट दिया है, या किसी तरह का नाउन दिया गया है, तो उसको हम थर्ड पर्सन कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, नाउन में किसी का नाम हो सकता है, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, शिमला। ठीक है, the name of person, place, things, animal, etc. of feeling, love, affection, etc. if comes, that is considered as a part of noun. तो इस तरह से हम यहाँ पे ये चीजें सब देख पा रहे हैं कि हमने डू और डज कब और कहा कैसे लगाना है। होप सो कि ये वाला हेल्पिंग वर्ब आपको क्लियर हो गया होगा कि हेल्पिंग वर्ब डू और डज हमेशा सब्जेक्ट को देख के लगेगा। किसको देख के लगेगा? हमेशा सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट क्या है आपके पास? सब्जेक्ट आपके पास आई दिया हो सकता है, वी दिया हो सकता है, यू दिया हो सकता है, दे दिया हो सकता है, या ही होगा, शी होगा, इट होगा, राम होगा, श्याम होगा, शिमला होगा। ठीक है, इस तरह से अलग अलग टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट आपके पास दिए होंगे, तो उसके अनुसार ही आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है कि आपके पास अलग तरीके से इसकी समझ बन सके। तो हमने यहाँ पर पढ़ा कि डू लगेगा ऑल द टाइम। अगर आप देखें, मैंने यहाँ पे आपको ये चीजें क्लियर कर दी है कि जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो डू, जो हेल्पिंग वर्ब है वो किस किस के साथ लगेगी। यहाँ पर ये पार्ट डू का है। ठीक है, जितना भी ये वाला पार्ट मैंने डिस्कस किया है ये डू का है, और डज का ये वाला पार्ट है। ठीक है, ये किसका पार्ट है? ये डज का है। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ेंगे, बात करेंगे अब यहाँ पे जो नेक्स्ट है हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट की। पहले हमने पढ़ी प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब पढ़ेंगे हम पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में क्या रहता है? ओनली एंड ओनली सिंगल फॉर्म ऑफ द वर्ब रहेगी। ठीक है, अब डिड यहाँ पे एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। मजेदार बात यह है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब आप सेंटेंस को बनाएंगे, चाहे
कोई भी सेंटेंस बना रहे हैं, अगर बात मैं पॉजिटिव की करूं तो पॉजिटिव सेंटेंस में आप किसी भी तरह की हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, किसी भी तरह की हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे नहीं लगाएंगे, यानी कि डू, डज, ये सारी चीजें नहीं लगेगी जब आपका सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव इन नेचर है। ये जो डू, डज वगैरह है, ये हमेशा यूज किया जाएगा नेगेटिव सेंटेंस में, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में। सिमिलर रूल हमें यहाँ पर भी पास्ट इंडेफिनिट में भी देखने को मिलता है। हेल्पिंग वर्ब डिड तो यहाँ पे इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन जो डिड हेल्पिंग वर्ब है उसका इस्तेमाल पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर बिल्कुल नहीं होगा। किसके अंदर नहीं होगा, पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे मैंने लिखा राम वेंट टू शिमला, राम वेंट टू शिमला, तो यहाँ पर मैंने किसी भी तरह का हेल्पिंग वर्ब यानी कि जो डिड है वो शामिल नहीं किया, किसमें, पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर। तो इसमें क्या लिखना है कि राम वेंट टू शिमला। देखिए सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा दी, बट मैं लिखूं कि राम डिड हार्ड वर्क। तो जब मैंने यहाँ पे राम डिड हार्ड वर्क लिखा है तो इसका मतलब है कि ये तो हेल्पिंग वर्ब आ गई, तो ये तो सेंटेंस गलत होना चाहिए था, पर ये सेंटेंस गलत नहीं होगा माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे लिखना पड़ेगा इस सेंटेंस को, इसको सेंटेंस को हमें देखना पड़ेगा कि ये जो डिड हेल्पिंग वर्ब की तरह लग रहा है हमें, ये हेल्पिंग वर्ब ना होकर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यानी कि जब आप देखेंगे डू, डिड, डन, तो ये थ्री फॉर्म ऑफ द वर्ब हमारे पास दी है, तो यहाँ पर जो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो डिड है, तो इसलिए ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब की तरह यहाँ पे यूज हुआ है। बट अगर मैं यहाँ पे सेंटेंस लिखता हूँ राम डिड गो टू शिमला, तो ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बट इसके बावजूद भी ये सेंटेंस सही हो सकता है। ऐसा भी हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, राम डिड गो टू शिमला। क्या लिख सकता हूं मैं, राम डिड गो टू शिमला, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। और क्यों सही होगा, इसके बारे में भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए ये सही तो हो सकता है, लेकिन ये आम बोलचाल की भाषा से बाहर है, ठीक है। इसको अगर आप बोलेंगे, ठीक है, तो ये आमतौर पे कंसिडर गलत कर दिया जाएगा, ठीक है। आप ऐसा सेंटेंस लिखेंगे तो ये आउट ऑफ द ग्रामर रूल हो जाएगा, ठीक है। हालांकि अगर इसको आप हिंदी में देखें तो इसका मीनिंग भी सेम ही रहेगा कि राम शिमला गए थे या राम शिमला गया था। बट अगर हम लिखेंगे राम वेंट टू शिमला, तो एग्जैक्टली रूल को ये फॉलो कर रहा है। रूल क्या बोलता है कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब विल नॉट बी यूज्ड विद इन द पॉजिटिव सेंटेंसेस ऑफ द पास्ट इंडेफिनिट। और ये भी ध्यान रखिए कि जो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब पूरे टेंसेस में जितना भी टेंस है, चाहे वो कॉन्टिन्यूअस है, इंडेफिनिट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, कुछ भी है किसी फॉर्म में दिया है, ओनली एंड ओनली पॉजिटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई जाती है। बाकी कहीं पर भी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं लगेगी, कभी नहीं लगेगी। होप सो कि ये आपको पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्लियर हो गया होगा कि डिड कब लगाई जाती है। इसमें हम एक दो एग्जांपल के तौर पे अगर देखें तो इसको मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूं कि कैसे हम इसका सही से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूं कि आई डिड वेरी स्मार्ट वर्क, आई डिड वेरी स्मार्ट वर्क, वेरी मैंने इसमें और जोड़ दिया, ठीक है। तो इसमें क्या है कि देखिए इस डिड का लगाने का यहाँ पर औचित्य क्या है, एज अ मेन वर्ब काम करना, यानी कि करना, ठीक है। जो मैंने बोला कि मैंने बहुत ही अच्छा काम किया, स्मार्ट वर्क किया है, तो उसके लिए जो करने के लिए जो मैंने एज अ फर्स्ट फॉर्म डू लगाना था, उसकी जगह मैंने क्या लगा दिया, डिड लगा दिया, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे पास्ट की। आई डिड माई ग्रेजुएशन, आई डिड माई ग्रेजुएशन, जब मैं ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूं तो इसमें भी क्या है कि मैं ग्रेजुएट हो चुका हूं, ठीक है, मैंने कर दी
थी, ठीक है। आई डिड माई ग्रेजुएशन इन 2010, ठीक है, मैंने 2010 में अपनी ग्रेजुएशन कर दी थी, ठीक है। आई डिड माई ग्रेजुएशन, ठीक है। तो इसका सिंपल है कि मैंने अपना जो ग्रेजुएशन है वो कर दिया था। तो यहाँ पर जो डिड लगाया गया है वो ऐसे एक्शन के लिए यूज किया गया है जो कि मुझे बताता है कि कंप्लीट हो चुका है। कैसा हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। तो जब कंप्लीट होने की, ठीक है, स्थिति में कोई वर्क है तो उसको हम पास्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस में रखते हैं, ठीक है। आई होप सो गाइस की एवरीथिंग इज गोइंग टू बी क्लियर विद यू। उसके बाद नेक्स्ट है फ्यूचर। फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या रहता है? फ्यूचर इंडेफिनिट में हम सिंपल समझते हैं कि किस तरह से हम इसमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में हम क्या यूज करेंगे? विल और शेल का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? विल और शेल का इस्तेमाल करेंगे। विल किसके साथ लगेगा? शेल किसके साथ लगेगा? देखिए, शेल आप दो ही सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे, या तो आई में दिया हो या वी में दिया हो तो आप शेल का इस्तेमाल करेंगे। बाकी रेस्ट जितने भी सब्जेक्ट है आपके पास, वी हो सकता है, यू हो सकता है, जो जिसको हम वैसे सब्जेक्ट के बदले आप इसको अगर आप बोले एग्जैक्टली तो ये आपके प्रोनाउन है, ठीक है। वी, यू, दे, ही, शी, इट और एनी नाउन या प्लूरल, इन सभी के साथ आप क्या लगाएंगे? विल ही लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर वी, सॉरी मैंने यहाँ वी लिख लिया, यहाँ पे ओनली एंड ओनली यू, दे और ही, शी, इट के साथ आप लगाएंगे, और साथ ही साथ आई और वी जो बच गया है वो शेल से संबोधित होगा, ठीक है। अब बात आती है कि क्या इतना ही रूल है विल और शेल को लगाने का, पढ़ने का? नहीं, देखिए आप शेल के साथ भी क्या कर सकते हैं? शेल के साथ भी आप हेल्पिंग वर्ब जो आपकी दी गई है वी और आई को छोड़ के, ही, शी और इट, अगर ये हेल्पिंग वर्ब आप शेल के साथ लगाते हैं और विल के साथ अगर आप सब्जेक्ट आई और वी लिखते हैं तो इसकी जो यूटिलिटी है वो बदल जाएगी। इसका जो सेंटेंस का पूछने का तरीका है वो बदल जाएगा। इसमें क्या होगा? अगर आपने ऐसा करा तो आपके पास क्या होगा? तब इसमें आपके पास कंडीशन आ जाएगी कि आप यहाँ पर बात कुछ अलग कर रहे हैं। बात कौन सी कर रहे हैं? यहाँ पे आप फिर बात कर रहे हैं प्रॉमिस की, यहाँ पर आप बात कर रहे हैं डिटर्मिनेशन की, यहाँ पर आप बात कर रहे हैं फ्यूचर, ठीक है, एक्सपेक्टेशन की, ठीक है। तो ये बातें यहाँ पे सामने आती है जब आप सेंटेंस में लिखेंगे आई के साथ शेल ना लगा के आपने लिखा आई विल पे यू ऑन मंडे, ठीक है। और मैंने यहाँ पे लिखा राम शेल पे योर क्रेडिट सून, ठीक है। तो जब आपने ऐसा यहाँ पे देखिए राम के साथ शेल लगा दिया, यानी कि थर्ड पर्सन के साथ आप यहाँ पे शेल लगा रहे हैं, जबकि रूल क्या होता है? थर्ड पर्सन के साथ तो विल लगना था। क्या लगना था? विल का इस्तेमाल होना था, पर आपने नहीं किया। आपने यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया? आपने यहाँ पे इस्तेमाल किया सेकंड पर्सन के बजाय, ठीक है, थर्ड पर्सन के साथ शेल का इस्तेमाल किया गया। तो ये सीधा सीधा प्रॉमिस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? प्रॉमिस की बात कर रहा है, ठीक है। आई विल, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं आई विल क्रैक गवर्नमेंट जॉब एंट्रांस सून, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो ये किसकी बात कर रहा है? मेरे डिटर्मिनेशन की, दृढ़ निश्चय की बात कर रहा है। तो ऐसे वाक्यों को लिखने के लिए भी आप शेल और विल को ऑपोजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जब शेल और विल लिखना है तो उसको अकॉर्डिंग टू द ग्रामर रूल ही लिखना है। अगर आपने इधर उधर कर दिया तो समझिए कि सेंटेंस का सेंस ही बदल गया है, उसका कोई और ही स्ट्रक्चर बन जाएगा, जो कि काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है। बात आती है इसके बाद जो नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर। इज, एम, आर हमेशा, ठीक है, इज जो लगेगी वो हमेशा थर्ड पर्सन के साथ लगेगी। किसके साथ लगेगी? ही के साथ लगेगी, शी के साथ लगेगी, इट के साथ लगेगी। एम किसके साथ लगेगा? आई के साथ। आर किसके साथ लगेगा? यू के साथ लग सकता है, दे के साथ लग सकता है और वी के साथ लग सकता है
या किसी प्लूरल के साथ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये इसके यूटिलिटी के पार्ट्स है इज एम आर को लगाने के, और ये प्रेजेंट में ही लगेंगे। किस में लगेंगे? प्रेजेंट में लगेंगे जब आप बात करें प्रेजेंट की। और इसके बाद अगर बात करूं मैं पास्ट की, पास्ट कॉन्टिन्यूस की, ठीक है, ये किसकी है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है। पास्ट कॉन्टिन्यूस में कैसे हो जाएगा? वहां पे आपके पास हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर आ जाएगी। कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? वॉज और वर एज अ हेल्पिंग वर्ब आएगी। वॉज हमेशा आई प्लस ही, शी और इट के साथ इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि वर का इस्तेमाल इसमें वी, यू, दे के साथ किया जाएगा। बात समझ आई? इसके साथ वी, यू, दे के साथ वर लगेगी, या कोई प्लूरल दिया गया है तो भी वर लगेगा, या कोई यहाँ पे सिंगुलर दिया है, अगर सिंगुलर फॉर्म में दिया है तो वॉज लगेगा। ठीक है, यानी कि नाउन दिया है तो भी वॉज लगेगा। तो ये आएगा आपके पास वॉज और वर का इस्तेमाल की कैसे किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है, हमने विल शैल ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट हैज और हैव। हैज हैव किसकी वर्ब है? ये परफेक्ट टेंस की वर्ब है। किसकी है ये? परफेक्ट टेंस की। ठीक है, तो परफेक्ट टेंस में हम क्या देखते हैं? परफेक्ट टेंस में हम देखते हैं कि जो एक्शन कंप्लीट हो जाते हैं, फिनिश एक्शन की इसमें बात की जाती है। ठीक है, चाहे वो प्रेजेंट में, वर्तमान में भी जो मैंने काम के बारे में बताया है, अगर परफेक्ट टेंस को मैं यूज कर रहा हूँ, हैज और हैव लगा रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैंने वो काम कर दिया है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि राम हैज ईटन, राम हैज ईटन फास्ट फूड, कि जो फास्ट फूड है या जंक फूड है वो राम के द्वारा खा लिया है या खा चुका है। ठीक है, इसमें क्या आता है? चुका है, चुकी है, ऐसा आता है लास्ट में। हिंदी में इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको आप देखिए। ठीक है, वहां पे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। सारी की सारी वीडियो मैराथन वीडियो है, एक ही वीडियो में पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर, कुछ आगे पीछे के लिए नहीं बचेगा हमारे साथ। फिर आती है बात यहाँ पे राम की। राम ने क्या बोला कि भाई मुझे हैज एज अ हेल्पिंग वर्ब चाहिए, क्योंकि मैं तो सिंगुलर हूँ, मैं तो प्लूरल नहीं हूँ। ठीक है, जब मैं सिंगुलर हूँ तो सिंगुलर की तो हेल्पिंग वर्ब हैज है, सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब हैज है, प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब हैव है। बात आती है आई की, तो आई के साथ भी हैव आएगा। ठीक है, हैज किस किस के साथ आएगा? हैज को हमेशा ही, शी, इट या कोई नाउन दिया है तो वहां पे आप क्या लिखेंगे? हैज एज अ हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। और इसी के साथ अगर हैव की बात आती है, एज अ हेल्पिंग वर्ब इसका इस्तेमाल हम आई, वी, यू, दे के साथ करते हैं। आई, वी, यू, दे के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है, और अगर कहीं पे प्लूरल दिया है तो भी इसका इस्तेमाल एज अ हेल्पिंग वर्ब किया जाएगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हैव को हम तीन तरह से यूज करते हैं। हैव है को हम तीन तरह से यूज करते हैं। तीन तरह से कैसे यूज करते हैं? पहले तो इसको एज हम हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करते हैं, जो मैंने बता दिया है। दूसरा है इसको किसी चीज के पोजेशन के लिए भी यूज किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? किसी चीज का पोजेशन। और तीसरा इसको लेने के लिए, टेक के लिए भी किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब के बारे में मैंने बताया कि कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। बट पोजेशन का मतलब है जो चीज आपके पास है। जैसे आई हैव 4 कार्स, आई हैव 4 कार्स, मेरे पास 4 गाड़ियां हैं, तो ये मेरे पोजेशन में है। आई हैव 2 बैंगलोर, ठीक है, कि मेरे पास 2 बंगले हैं। या आई हैव 5 पेन, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये आपके पोजेशन में आएगा। ठीक है, यानी कि आपके अधिकार में चीजें है, तो आप उसको लिखेंगे हैव से। ठीक है, वहां पर हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, वहां पर क्या होगा आपका? हैव एज अ पोजेशन होगा आपका। अब बात आती है टेक की। टेक यानी कि लेने की। जब कोई चीज आपको लेनी है तो आप है बोल सकते हैं। ठीक है, या आपको आप चाहते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति चीजों को ले, जैसे मोस्टली अगर फंक्शन में है, किसी ओकेजन में है, तो वहां पर आप ज्यादा बोलते हैं हैव दिस प्लीज, डू यू हैव दैट। ठीक है, कि क्या आपने वो चीज ले ली। ठीक है, तो ऐसे जैसे मैं बोलूंगा कि हैव अ कप ऑफ टी, हैव अ कप ऑफ टी। अगर मैंने ये सेंटेंस बोल दिया, इसका सेंटेंस को बोलने के प्रायश्चित क्या है कि इस सेंटेंस में हम क्या बोलेंगे? ओनली एंड ओनली हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर ये जो हेल्पिंग वर्ब है एज इंटेरोगेटिव वर्ड्स ना होके ये बोल रहा है कि आप चीज को लीजिए। ठीक है, ले लीजिए, परमिशन दे रहे हैं आप उस व्यक्ति को किसी भी चीज को हैव करने की। ठीक है, लेने की। तो आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें भी कोई डाउट है
तो आप पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम अब हैड एज अ हेल्पिंग वर्ब। हैड को हम देखिए कब यूज करते हैं, हमेशा परफेक्ट में ही यूज करेंगे। परफेक्ट में कब यूज करेंगे, या तो वो पास्ट परफेक्ट हो या वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, ठीक है। अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तभी हैड एज अ हेल्पिंग वर्ब ही लगेगी, और अगर वो पास्ट परफेक्ट है तो भी हेल्पिंग वर्ब हैड ही रहेगी। और इसमें सब्जेक्ट का कोई मैटर नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट दिया है, आई है, वी है, यू है, दे है, ही है दिया हुआ आपके पास, शी दिया है, इट दिया है, तो सभी के साथ आपके क्या लगेगा, हैड एज अ हेल्पिंग वर्ब लगेगा। कब, अगर परफेक्ट दिया है, परफेक्ट कौन सा, पास्ट, और अगर दिया है आपके पास पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इन दोनों में हेल्पिंग वर्ब आपकी हैड ही लगेगी। और पूरे के पूरे टेंसेस में हमने जितनी वर्ब मैंने हेल्पिंग वर्ब आपको बोली थी वो इतनी ही है। इसके अलावा हम बाकी मॉडल वर्ब्स है, ठीक है, अदर वर्ड्स है, ठीक है, उनको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होप कि दोस्तों इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिलेगी अपने इंग्लिश को सुधारने में। धन्यवाद टू वॉच दिस वीडियो, और जल्दी आपके साथ दूसरी वीडियो के साथ आएंगे।